मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1। अकबर के शासनकाल में विद्वानों की एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का रजमनामा कहते हैं शायद, महाभारत का क्या किया? संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। ठीक, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है रजमनामा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इनका जो है ना दक्षिणी दिल्ली में स्थित, दक्षिणी दिल्ली में। कहाँ है? दक्षिणी दिल्ली में है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी दिल्ली में है। एक सूफी संत थे, सूफी संत थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में कौन जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है? ठीक, तो सब हटाइए। अब इसमें क्या है कि कनक वृंदावन। अच्छा, कनक वृंदावन होगा। तो ये कनक वृंदावन क्या है? कनक वृंदावन राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित एक उद्यान है। यह अरावली पर्वत से घिरी घाटी में आमेर दुर्ग को जाने वाले मार्ग में नाहरगढ़ दुर्ग के नीचे बना हुआ है। यह ऐतिहासिक महल नहीं है। कनक वृंदावन तो क्या है? कनक वृंदावन राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित एक उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 4। तरीके मुबारक शाही, तरीके मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? किस चीज़ का राइटर है? तरीके मुबारक शाही। किताब का नाम है तरीके मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी। क्या नाम है? याहिया सरहिंदी। निम्नलिखित में किसके शासनकाल में था? तो खिज्र खां के पश्चात उसका पुत्र मुबारक शाह सुल्तान बना, जिसने तारीख़ मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन सरहिंदी को संरक्षण दिया। तो मुबारक शाह, तरीक़े मुबारक शाही का जो लेखक है याहिया सरहिंदी, किसके शासनकाल में था? तो मुबारक शाह के शासनकाल में था। और वंश याद रखना है, सैयद वंश। वंश क्या रखना है? सैयद वंश याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5। तू और गलत अलग है। तुगलक को लिखा है तुगलत नहीं, तुगलक होगा। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। ठीक, इसके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली के सुल्तान का शासन दिल्ली से पालम तक है। ठीक, खिज्र खां ने लोदी वंश की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस नगर में चार मीनार स्थित है? चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में है। और ये बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर 2006। क्वेश्चन नंबर 7। राजा सवाई जयसिंह के द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई? राजा सवाई जयसिंह के द्वारा कहाँ? तो जयपुर में। कहाँ? जयपुर में। राजा सवाई जयसिंह के द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई? जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? निम्नलिखित किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो मुगल शासक जहांगीर का मकबरा भारत में ना होकर पाकिस्तान के लाहौर प्रांत में स्थित है। ठीक ना, मुगल शासक जहांगीर का मकबरा भारत में ना होकर पाकिस्तान के लाहौर प्रांत में स्थित है। बाबर काबुल अफगानिस्तान
अच्छा, बाबर का काबुल में है, अफगानिस्तान में। बाबर का। हुमायूं का है दिल्ली में। अकबर का है सिकंदरा में। जहांगीर का चला गया है लाहौर में। इसीलिए भारत के बाहर पूछा तो भारत के बाहर किसका हो जाएगा? जहांगीर का हो जाएगा। शाहजहाँ का हो जाएगा आगरा में। शाहजहाँ का आगरा में। औरंगजेब का औरंगाबाद में। हुमायूं का हो जाएगा दिल्ली में। बाबर का हो जाएगा काबुल में। हुमायूं का हो जाएगा दिल्ली में। अकबर का हो जाएगा सिकंदरा में। जहांगीर का कहाँ चला जाएगा? आउट ऑफ इंडिया, लाहौर। शाहजहाँ आगरा। औरंगजेब औरंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 9। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो मोहम्मद गौरी के दास का नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में हजारों संख्या में बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी। बिहार पर विजय प्राप्त की। अगले साल ही खिलजी ने बंगाल पर विजय हासिल की। तो मोहम्मद गौरी का दास था बख्तियार खिलजी। ठीक, उसने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला सबको तहस नहस किया। बख्तियार खिलजी ने बौद्ध भिक्षुओं की भी हत्या कर दी और बिहार के बाद बंगाल पर भी विजय हासिल कर ली। क्वेश्चन नंबर 10। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? तो शिवाजी के टाइम में। मराठों के शासनकाल का प्रमुख लक्षण है। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? तो अष्टप्रधान वाला जो व्यवस्था था मंत्री परिषद वाला, वह शिवाजी यानी कि मराठों के शासनकाल का था ही। बहुत प्रमुख लक्षण था। अष्टप्रधान में देखिए, अष्टप्रधान में पहला होता था पेशवा। पेशवा कौन होता था? अष्टप्रधान का प्रमुख होता था। फिर आता था सरे नौबत, इसको बोलते थे सेनापति। सरे नौबत को क्या बोलते थे? सेनापति बोलते थे। फिर आता था अमात्य। अमात्य होता था वित्त मंत्री। वाक्यान्विश, ये गुप्तचर होता था। ठीक, गुप्तचर या सूचना विभाग। फिर आता था 5 नंबर में दबीर या सुमंत। दबीर या सुमंत यानी कि विदेश विभाग। फिर आते थे सुरुनवीस या चिटनीस। सुरुनवीस या चिटनीस मतलब पत्राचार विभाग। फिर आते थे सदर या पंडित राव। सदर या पंडित राव यानी कि धार्मिक मामले। फिर आते थे न्यायाधीश, अंतिम में न्याय विभाग। क्वेश्चन नंबर आज 11 में। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में संपन्न हुई? इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में संपन्न हुई? तो इब्न बतूता एक अरबी यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। ठीक, इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में संपन्न हुई? तो इब्न बतूता क्या था? एक अरबी यात्री था। किसके काल में आया भाई? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। और मोहम्मद बिन तुगलक ने, इनका तो अच्छा रिलेशन था, तुगलक ने इसे काजी के पद पर नियुक्ति दी। यह पान के पत्ते तथा भारतीय डाक व्यवस्था पर आश्चर्य जाहिर करता है। इसके द्वारा इसको यही 2 चीज़ें लगाए, वो पान का पत्ता और भारतीय डाक व्यवस्था। इसके द्वारा रचित पुस्तक रेहला, इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। पुस्तक का नाम क्या है? रेहला। रेहला अरबी भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 12। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो रामानुजाचार्य का दर्शन विशिष्ट द्वैत के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने भक्ति को दृढ़ दार्शनिक आधार प्रदान किया था। ये प्रसिद्ध वैष्णव संत थे। क्या थे? वैष्णव संत थे। इनका जन्म हुआ था मद्रास, पेरम्बुदूर, और मृत्यु हुआ बनारस में। ठीक, इनका जन्म कहाँ हुआ? मद्रास, और मद्रास में भी कहाँ? पेरम्बुदूर।
ठीक हमारे स्टेशन से 2 स्टेशन मद्रास, पेरम्बदूर और बनारस में इनका मृत्यु हुआ। बताइए कितने खुशनसीब थे। मद्रास यहाँ इतना जन्म हुआ चेन्नई में और मृत्यु हुआ एकदम बनारस में, महादेव की नगरी में। तो रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? विशिष्ट द्वैतवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान जो थे किस वर्ग के थे? अच्छा, तो ये कहने का इनका मतलब था कि दिल्ली सल्तनत पर राज्य जो 5 वंश का हुआ ना, ठीक, उसमें 4 वंश जो थे वो मूल रूप से तुर्क थे, टर्किश, इसीलिए अधिकांश अमीर थे। टर्किश, जैसे दिल्ली सल्तनत पे कौन किया? गुलाम वंश, लोदी वंश, खिलजी, लोदी, तुगलक और सैयद। अंतिम में यही रहेगा गुलाम। और फिर क्या आएगा गुलाम के बाद? गुलाम के बाद हो जाएगा तुम्हारा खिलजी, फिर लोदी, फिर तुगलक, फिर सैयद। गुलाम, खिलजी, लोदी, तुगलक, सैयद। तो 4 वंश इसमें जो थे क्या थे? तुर्क थे, इसलिए अधिकांश अमीर थे। मतलब मैक्सिमम बोल रहा है कि सल्तनत काल में अधिकांश अमीर क्या थे? तो ये लोग क्या थे? तुर्क, टर्किश। अच्छा अल्लाह, इसको ऐसे नहीं होगा, इसका मतलब इसका मामला ना ऐसे नहीं जाएगा। गुलाम, ठीक, मतलब लोदी, इसमें याद रखना है कि लोदी आएगा लास्ट में। गुल खिलाकर तुझे सब लूटेंगे, तो गुलाम हो जाएगा, खिलजी हो जाएगा, तुगलक हो जाएगा, सैयद हो जाएगा और लोदी हो जाएगा। गुल खिलाकर तुझे सब लूटेंगे, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। सल्तनत काल में अधिकतर जो है अमीर कहाँ के थे? तुर्क थे, टर्किश थे। क्वेश्चन नंबर 14, फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया? फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया? तो कहने का मतलब है ना कि फतेहपुर सीकरी को मुग़ल सम्राट अकबर के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? मुग़ल सम्राट अकबर के द्वारा 16वीं शताब्दी में बसाया गया था। वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में अवस्थित है। ठीक, चलिए इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि यहीं पर बुलंद दरवाज़ा है जिसका निर्माण करवाए थे अकबर ने। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वार है और यहीं पर सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी स्थित है। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी यहीं पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा, तो बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगजेब के शहजादे आजम शाह ने करवाया था। औरंगजेब के शहजादे आजम शाह ने बीबी का मकबरा बनवाया। ठीक, यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। 2 औरंगाबाद है, एक बिहार में भी है और एक महाराष्ट्र में भी है। दोनों अपने आप में एक बहुत ही बड़ा, मतलब वो एक साहित्यिक इम्पोर्टेंस है, उसका इतिहास रहा है। जहाँ देखिए बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, वैसी देव सूर्य मंदिर है औरंगाबाद बिहार में। तो वही है, इतिहास से जुड़ा हुआ है, एक कल्चरल हेरिटेज है। क्वेश्चन नंबर 16, और सबसे बड़ा बात क्या है कि बिहार वाला जो औरंगाबाद है वो सिर्फ साहित्यिक इम्पोर्टेंस नहीं है, हर चीज़ देखो, इंडस्ट्री भी है वहाँ, हर चीज़ है। ऐसा नहीं है कि पेड़ा और मिठाई सिर्फ बना के, जैसे कुछ कुछ है ना,
बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ कुछ जगह है जहाँ पे सिर्फ मतलब पेड़ा मिठाई इस तरह का चीज़ बना के चल रहा है। लेकिन औरंगाबाद में देखो वो भी है, मंदिर है, मंदिर के साथ साथ इंडस्ट्री भी है, तो ये अच्छा जगह है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? तो बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के आगरा के निकट स्थित फतेहपुर सीकरी में स्थित एक प्रवेश द्वार है। सबसे ऊंचा दरवाज़ा यहीं का है। कहाँ है भाई बुलंद दरवाज़ा? तो बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के आगरा के निकट स्थित फतेहपुर सीकरी। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में स्थित एक प्रवेश द्वार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसने तथा अथवा रुपए से अभिहित चांदी की मुद्रा का परिवर्तन किया था? चांदी की मुद्रा का परिवर्तन, ये देखिए थी कौन कर सकता है? वही हमारा औरंगाबाद के बगल में सासाराम है, वहीं पे थे शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी एक क्या थे? कुशल सैन्य नेता थे, उसके साथ साथ योग्य प्रशासक थे। 3 धातुओं का सिक्का प्रणाली जो मुगलों की पहचान बनी हुई शेरशाह के द्वारा शुरू गई थी। ठीक, पहला रुपया शेरशाह के शासनकाल में जारी हुआ, जो आज राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है, समझ जाइए। तो कोई पर्टिकुलर जगह है कि जहाँ से मतलब जेम निकल रहा है तो जेम ही निकलेगा, वही चीज़ है कि पहला रुपया शेरशाह के शासनकाल में जारी हुआ, जो आज राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। शेरशाह सूरी एक कुशल सैन्य नेता के। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? बाजार नियंत्रण प्रणाली कौन शुरू किए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी। किसके द्वारा किया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। और इनके बचपन का नाम था अली गुरसप। बचपन का नाम क्या था? अली गुरसप। और इसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। सिकंदर सानी। दिल्ली में अलाई दरवाजे का निर्माण इसी ने करवाया। अलाई दरवाजे का निर्माण इसी ने करवाया। इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य कम खर्च में विशाल एवं अच्छा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने आरंभ किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। बचपन का नाम क्या था? अली गुरसप था। सिकंदर सानी का उपाधि भी धारण किया और दिल्ली में अलाई दरवाजे का निर्माण इसी ने करवाया। क्वेश्चन नंबर 19, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? तो भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में अलवार एवं नैनार के द्वारा हुआ। किसके द्वारा? अलवार एवं नैनार के द्वारा हुआ, जो कालांतर में उत्तर भारत सहित दक्षिण भारत तक फैल गया। और भक्ति आंदोलन के नेता रामानंद ने राम को भगवान के रूप में लेकर इसे केंद्रित किया। ठीक, तो दक्षिण भारत में किसके द्वारा शुरू हुआ? अलवार नैनार शुरू किए। कालांतर में यह कहाँ तक फैल गया? उत्तर भारत से ही दक्षिण भारत सब जगह फैल गया। भक्ति आंदोलन के नेता थे रामानंद ने क्या किया? तो राम को भगवान के रूप में केंद्रित किया। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था? दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था, तो दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र आदमी था बीरबल। ठीक, और इस धर्म की घोषणा मुगल सम्राट अकबर के द्वारा 1582 में 1582 में किया गया। ठीक, बीरबल का वास्तविक नाम याद रखिएगा क्या था? महेश दास। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास था। क्वेश्चन नंबर 21, हजूर दिल्ली दुरस्त, अभी दिल्ली दूर है, किसने कहा? तो दिल्ली दुरस्त ही कहे थे निजामुद्दीन औलिया बोले थे। किसको बोले थे? गयासुद्दीन तुगलक। किसको बोले थे? सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक से बोले थे, क्योंकि उनका रिलेशन उनके साथ बढ़िया नहीं था। और सुल्तान ने बंगाल अभियान यानी कि गयासुद्दीन तुगलक का जो हुआ था, वो सुल्तान ने बंगाल अभियान से लौटने के पूर्व निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली छोड़ने को कहा था। और उसी के प्रति उत्तर में उनका यह कथन था कि हजूर दिल्ली दुरस्त, अभी दिल्ली दूर है।
सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक क्या थे? गयासुद्दीन तुगलक थे, जिनका संबंध निजामुद्दीन औलिया से बढ़िया नहीं था। तो निजामुद्दीन औलिया ने उनको बोला था कि हुजूर पेशेंस, दिल्ली अभी दूर है। क्वेश्चन नंबर 22, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? सर्वाधिक मंगोल आक्रमण मोहम्मद बिन तुगलक। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51 के शासनकाल में हुए। वास्तविक नाम क्या था? जौना खां, यानी कि उलुग खां। जौना खां या उलुग खां। तो किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक ना, सबसे ज़्यादा हुए। अब आ जाइए कि क्वेश्चन नंबर किनको कहा जाता है? जौना खां उलुग खां, मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, ये वही है मोहम्मद बिन तुगलक हमारे। हाँ, सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित शासक थे, लेकिन इनका डिसीजन जो है हमेशा गड़बड़ हो जाता था मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक ना। राजमुंदरी अभिलेख में इसे दुनिया का खान कहा गया है। इसकी नीतियों के चलते इसे अभागा सुल्तान के रूप में भी याद किया जाता है। किस चीज़ के रूप में? अभागा सुल्तान। किस चीज़ के रूप में याद किया जाता है? अभागा सुल्तान के रूप में। क्वेश्चन नंबर 23, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी थी। क्वेश्चन नंबर 24, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था पटना, बिहार में। उनके बचपन का नाम गोविंद राय। उनके पिता गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया? निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया? किसने किया? अरबों ने। किसने किया? अरबों ने किया। मोहम्मद बिन कासिम ने एक बड़ी सेना लेकर 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कर दिया। क्वेश्चन नंबर 26, अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल कौन था? अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल कौन था? तो नवरत्न में से एक थे, और ये एक थे वित्तीय सलाहकार। टोडरमल साहब क्या थे? वित्तीय सलाहकार थे वहाँ। अकबर के शासनकाल में टोडरमल वित्तीय सलाहकार थे। अब ये बिहार एसएससी ऑडिटर परीक्षा 2012। क्वेश्चन नंबर 27, सही कलानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित 4 संतों ने जन्म लिया। आप देखिए, सबसे पहले जन्म होता है हमारे कबीर साहब का। किनका? कबीर। कबीर 1398 में। फिर आते हैं हमारे गुरु नानक देव जी, परम पूजनीय, 1469 ईस्वी में। फिर परम पूजनीय अति आदरणीय चैतन्य महाप्रभु का जन्म होता है 1486 ईस्वी में। और इसके बाद आते हैं अति आदरणीय अति विशिष्ट तुलसीदास जी 1511 में। ठीक, तो कबीर सबसे पहले 1398 में ही आ गए। फिर गुरु नानक 1469 में, चैतन्य महाप्रभु 1486 में, और तुलसीदास 1511। और समझ जाइए कि तब ये लोग आए हैं जब इंडिया में ये सब चल रहा था, सल्तनत काल, तो कभी मुगल साम्राज्य चल रहा था, तब इनका इतना अच्छा मतलब कृति है। अगर उस तरह का कोई रिजीम रहता प्रो इस तरह का सनातन, तब समझ जाओ कि कितना इनको ही मिलता, बल मिलता इनकी शिक्षा को। कबीर का जन्म। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं, विशेष रूप से अपने, इसके बाद है डैश। शेरशाह जो है अपने प्रशासनिक कौशल के लिए तो प्रसिद्ध है। कौन शेरशाह? औरंगाबाद के जस्ट निकट सासाराम। तो अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं, विशेष रूप से किस चीज़ के लिए? तो कुशल नेता तो थे ही, ठीक है। अब इनके बारे में एक चीज़ जानिए ना कि रैयतवाड़ी
व्यवस्था था इनके शासनकाल में, टैक्सेशन जो सिस्टम था, लगान। रैयतवाड़ी, रैयत मतलब होता है किसान, डायरेक्ट किसान से लेते थे। शेर शाह के बारे में एक चीज़ और जानिए कि इनका जन्म का जो नाम था फरीद खान नाम था, ठीक। पठान थे जन्म से। सबसे इम्पोर्टेंट है, हुमायूं को 1540 में वो जो कुत्ते की तरह दौड़ाया था उन्होंने, हुमायूं को 1540 में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य स्थापित किया। मतलब गजब, ये 1540 जो था वो पीक टाइम था। मेडिएवल में, जैसे एंशियंट में तो मगध साम्राज्य था ही एक अपने आप में बहुत बड़ा साम्राज्य था एंशियंट में, फिर मेडिएवल में एक मौका यहीं पे आया था, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम था जब हुमायूं को 1540 में आया था। अगर ये सही हो जाता तो मेडिएवल हिस्ट्री में भी पूरा मगध भर जाता। और इसके बाद तो खैर चीज़ें बिगड़ने लगी, सब कुछ हुआ, ठीक है। तो हुमायूं को हराना एक बहुत बड़ा उनका ही है। क्या थे, प्रशासनिक कौशल तो था ही, एक नेता भी थे, कुशल नेता भी थे वो, सैन्य नेता, कुशल सैन्य नेता थे, योग्य प्रशासक भी थे, ठीक। लगान हटाइए, तो यही सब चीज़ें आज ये क्वेश्चन नंबर 29 में। बुलंद दरवाज़ा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है वह किसकी विजय का प्रतीक है? अच्छा क्वेश्चन है। बुलंद दरवाज़ा जो है गुजरात विजय का प्रतीक है। बुलंद दरवाज़ा जो है गुजरात विजय का प्रतीक है। बुलंद दरवाज़ा किस चीज़ का प्रतीक है? गुजरात विजय का प्रतीक है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, बीबी का मकबरा है। बीबी का मकबरा का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के शहजादे आजम शाह के द्वारा करवाया गया, ठीक। बीबी के मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के शहजादे आजम शाह के द्वारा किया गया, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं। और यह जो है उसकी माता, यानी कि आजम शाह जो है, आजम शाह की माता जो कि औरंगजेब की क्या लगेगी? बेगम। उनका नाम देखिए, दिलराश बानो बेगम। नाम देखिए, दिलराश बानो बेगम की याद में बनवाया गया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित प्रदेशों राज्यों में से एक है जो अकबर के शासनकाल के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की सीमाओं के बाहर था। अच्छा, अकबर द ग्रेट के टाइम जो है वो मुगल साम्राज्य की सीमाओं से बाहर था। वह है बीजापुर का कर्नाटक प्रांत, कर्नाटक का बीजापुर प्रांत, ठीक। कर्नाटक का बीजापुर प्रांत एक शहर है। यह आदिल शाही बीजापुर सल्तनत की राजधानी भी रहा है। ये राज्य अकबर के शासनकाल के साम्राज्य की सीमा से बाहर था। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे को ले गया था। भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरो को कौन लेके गया था? नादिर शाह। कौन लेके गया? नादिर शाह, ठीक। इसने अप्सरी वंश की स्थापना की थी। नादिर शाह ने प्रसिद्ध मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे को लेके गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड समझ जाओ, मतलब जीटी रोड। जीटी रोड जो कि समझिए कि एक ऐसा पटकथा लिख दिया है डेवलपमेंट का, रोड का इतना बड़ा विजन। जीटी रोड जो समझिए कि इंडिया तो एशिया का सबसे बड़ा ही रोड है। इसको कौन बना सकता है? तो कोई वैसा ही आदमी जो ऐसे जगह पे पैदा लिया हुआ है जहाँ से सिर्फ जेम पैदा लेते हैं। औरंगाबाद के बगल में सासाराम में जन्मित शेर शाह सूरी ने, शेर शाह सूरी जिनके बचपन का नाम फरीद खान था, भारत में जन्मे पठान थे। इन्होंने हुमायूं को 1540 में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य स्थापित किया और ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया। रुपया चलाए कौन? शेर शाह सूरी साहब। जो कौन अपनाया? पूरा राष्ट्र अपनाया उस 1 रुपये को। चांदी का सिक्का, इस तरह का बड़ा बड़ा काम किया उन्होंने। आइए क्वेश्चन नंबर 34 में, विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ। विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू राजवंश था, लेकिन निम्नलिखित पराजय से क्या हुआ? हुआ समाप्त हो गया। विजयनगर किससे हुआ भाई? तो यह है रामराज,
हिंदू राजवंश रामराज की पराजय से क्या हुआ, समाप्त हो गया। हिंदू राजवंश जो है विजयनगर में, वह रामराज नामक एक जो राजा थे, उनकी पराजय के बाद वहाँ से हिंदू राजवंश का पतन जो है खट 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 शुरू हुआ, वो पूरा समाप्ति हो गया। तो अंतिम जो हिंदू राजवंश के बने वह रामराज बने, इसके बाद ख़त्म हो गया। फिर है बिहार से सियासु लिपिक्स सह टंकन स्टेनोग्राफर परीक्षा 2013। देखो आसु लिपिक्स क्या है, यह एंग्लो इंडियन भाषा है, एंग्लो इंडियन, इसमें अंग्रेजी भी है इंडियन भी है। आशु लिपिक्स। क्वेश्चन नंबर 35, लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी गई? तो लाख बख्श कौन देते थे? दिल्ली का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 36, चौसा का युद्ध किनके बीच में हुआ? चौसा का युद्ध किनके बीच में हुआ? चौसा का युद्ध किनके बीच में हुआ? वही इतिहास का वही राजा जो औरंगाबाद के बगल में जो जन्मा, सासाराम में, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ। और इसका रिजल्ट क्या होगा, पढ़ने का ज़रूरत है, हैं? शेर ही जीतेगा, हुमायूं बुरी तरह से इसमें क्या हुआ, पराजित हो गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37, दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा निर्माण कराया गया? दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा निर्माण कराया गया? सम्राट शाहजहां। ठीक, यह पुरानी दिल्ली में स्थित है। किसके द्वारा? सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 38, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ? क्वेश्चन नंबर 38, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ? पानीपत का पहला युद्ध उत्तरी भारत में लड़ा गया था और इसने इस इलाके में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में, 21 अप्रैल 26-56-61। पहला हुआ 26 में, फिर हुआ 56 में और फिर हुआ 1761 में। ये दोनों हुआ 1526 1556। ठीक, याद रखिएगा। फर्स्ट पानीपत, सेकंड पानीपत और थर्ड पानीपत। 26-56-61। तो 1526 में हुआ पहला। किसके किसके बीच में हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी। किसके किसके बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी बुरी तरह से हार गया और मुग़ल काल का उदय हुआ। इसी में लोदी साहब जो हारे और मुग़ल साम्राज्य जो है उसका उदय हो गया। ठीक, तो वही बोला, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। ठीक, किसके किसके बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। ठीक, जिसमें कौन हार गया? इब्राहिम लोदी हार गया, बाबर जीत गया। चलिए आ जाइए बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा 2017। क्वेश्चन नंबर 39, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खड़े बाहर कर दिया? व्हाट इज दिस लैंग्वेज? किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खड़े बाहर कर दिया? तो अकबर ने 1574 में दाऊद खान करानी। किसको? दाऊद खान करानी को तो अकबर ने 1574 में दाऊद खान करानी को पटना और हाजीपुर से खदेड़ने के लिए व्यक्तिगत रूप से बिहार अभियान किया। व्यक्तिगत रूप से क्या किया? पर्सनली बिहार अभियान किया दाऊद खान करानी को पटना और हाजीपुर से खदेड़ने के लिए। और 12 जुलाई 1576 को एक भयंकर युद्ध के बाद अंततः दाऊद को पराजय का सामना करना पड़ा और उसे फांसी दे दी गई। उसकी मृत्यु के बाद बंगाल एक सूबे के रूप में प्रत्यक्ष रूप से मुगल शासन के अधीन हो गया। बाद में वहाँ सूबेदारों की नियुक्ति की गई। तो दाऊद कौन था? दाऊद खान करानी। 1576 में युद्ध भी हुआ वहाँ और अकबर ने किया। किसने? अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 40, अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। हम लोग बोलते हैं ना 9 रत्न। उनके नाम है अब्दुल फजल, फैजी, मियाँ तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अजीउद्दीन और मिर्ज़ा अजीज़ कोका। ठीक, कौन कौन? अब्दुल फजल, फैजी, मियाँ तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह
अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अजीउद्दीन और मिर्ज़ा अजीज कोका। ठीक, ये लोग कौन थे? नवरत्न में शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? गुरु नानक का जन्म हुआ 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक गांव में। कहाँ हुआ? 1469 में हुआ, तलवंडी नामक गांव में। अब इस गांव को ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में कहाँ है? कराची के निकट स्थित है। उनके पिता का नाम कल्याण चंद्र दास बेदी और माता का नाम माता तृप्ता था। ठीक, वह सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के 10 गुरुओं में से प्रथम गुरु थे। ठीक, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तो गुरु नानक का जन्म हुआ 1469 में। कब हुआ? 1469। 1469 मतलब पूरा डेट जो है ईस्वी 1469 है। तलवंडी में हुआ, तलवंडी नामक गाँव में हुआ। अब इस गाँव में ननकाना साहिब के नाम से इसको जाना जाता है। और ननकाना साहिब जो है वर्तमान में कहाँ चला गया? पाकिस्तान के कराची में चला गया। पिता का नाम कल्याण चंद्र दास बेदी और माता का नाम तृप्ता, सिख धर्म के संस्थापक हुए और सिखों के 10 गुरुओं में से प्रथम गुरु यही हुए। क्वेश्चन नंबर 42, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई? गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्सियन कहाँ सीखी? गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्सियन कहाँ सीखी? तो गुरु गोविंद सिंह जब 6 वर्ष के थे तो उनकी गुरुमुखी और फारसी भाषा की औपचारिक, हटाइए ये सब, पटना में तो संस्कृत सीखे। ठीक है, चलिए, उसके अलावा सब इसमें बता दिया है। पर्शियन के अलावा हर लैंग्वेज, मतलब हम लोग शुरू ही डिस्कस किए थे ना क्वालिटी कि क्वेश्चन के अलावा यहाँ पे देखो सब कुछ हो गया कि 6 वर्ष के थे, गुरुमुखी फारसी औपचारिक शिक्षा अम्बाला के लखनऊ और साहिब में हुआ। फिर मुस्लिम संत तारिफ उद्दीन उनसे मिलने वहाँ आए। लखनऊ और उनकी माता गुजारी उनकी जन्मभूमि। उन्होंने पटना में संस्कृत सीखा। ठीक, उन्होंने चक नानकी पंजाब के आनंदपुर साहिब में औपचारिक शिक्षा ग्रहण की, जहाँ उन्होंने पंजाबी, ब्रज, संस्कृत, फारसी भाषाओं को लिखना और पढ़ना सीखा। पर्शियन छोड़कर हर भाषा का इसमें बता दिया गया। तो एक तरीका है, इसको कहते हैं घुमा के बताने का मेथड। चलिए, आज क्वेश्चन नंबर 43, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक लाख बख्श की उपाधि धारण करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 के आसपास कुतुब मीनार के पहले मंजिल का निर्माण शुरू किया। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ये क्वेश्चन सीधा है लेकिन टेढ़ा है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 के आसपास कुतुब मीनार के पहले मंजिल का निर्माण शुरू किया। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब 1220 में ऐबक के उत्तराधिकारी और दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने आगे चलकर इसकी 3 मंजिलें पूरी किया। और यहाँ से एक ऐसा पायदान आता है 1369 में कि बिजली गिरने के कारण इसका जो है शीर्ष मंजिल नष्ट हो गया। फिर फिरोज शाह तुगलक ने क्षतिग्रस्त मंजिल को तोड़कर नया बनवा दिया। और फिर आता है औरंगाबाद के बगल में रहने वाला सुल्तान, जिसका नाम है शेर शाह सूरी द ग्रेट। कहाँ के थे शेर शाह सूरी? हाँ, ने भी इस मीनार में प्रवेश किया जब वह शासन कर रहा था और हुआ निर्वासन में था। अच्छा, तो कौन इसको करवाया, निर्माण शुरू करवाया? कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश 3 मंजिल इसका पूरा किया। इसके बाद क्या हुआ? फिरोज शाह तुगलक ने क्षतिग्रस्त मंजिल को तोड़कर नया बनवा दिया। शेर शाह सूरी ने इस मीनार में प्रवेश किया। चलिए, अब एक बार इसको ना पूरा एक बार रिवीजन कर लिया जाए। ठीक, तो आइए ऊपर से क्या क्या मामला कहाँ रह गया भाई, कि पीछे से इधर से आते हैं। एक बार इसको रिवाइज कर लिए। कुतुब मीनार कौन करवाए निर्माण?
कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया। इसके बाद कौन करवाए? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के बाद कौन करवाए? इल्तुतमिश के बाद कौन करवाए? फिरोज शाह तुगलक।